रिएक्ट में डायनेमिक नैप बार बनाना मुश्किल लगता है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। पहले सिंपल नैप बार बनाएंगे, फिर उसको मीडियम लेवल तक इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद वही नैप बार को हम डायनेमिक बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस से आपको नॉर्मल और डायनेमिक नैप बार का असली डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर स्टेप के पीछे का लॉजिक भी समझाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरनी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो और नैप बार बनाना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि डायनेमिक नैप बार क्या होता है, नॉर्मल नैप बार से इसका डिफरेंस क्या होता है और रियल प्रोजेक्ट में इसका यूज कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि हम डायरेक्ट डायनेमिक नैप बार बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल नॉर्मल नैप बार बनाएंगे जिससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर और लेआउट समझ में आए। उसके बाद उस नैप बार को थोड़ा और इम्प्रूव करके मीडियम लेवल नैप बार बनाएंगे जिसमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मोबाइल मेनू और नेविगेशन को प्रॉपरली हैंडल करना सीखेंगे। जब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम उसी नैप बार को डायनेमिक बनाएंगे, यानी नेविगेशन आइटम को एरे से रेंडर करना, मैप का यूज करना, रिएक्ट राउटर के साथ डायनेमिक लिंक्स बनाना और कोड को रीयूजेबल बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। वीडियो के एंड तक आप खुद एक रिस्पॉन्सिव डायनेमिक नैप बार बना पाओगे और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ जाओगे। तो बिना किसी डिले के VS कोड ओपन करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने ब्राउजर पर और यहाँ मैं टाइप करूँगा Node.js और यहाँ हम क्लिक करेंगे गेट Node.js और इसके बाद विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है और आप इसको कर लेंगे इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं की प्रेस करूँगा Windows+R और यहाँ टाइप करेंगे CMD और ओके। इसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ मैं लिखूँगा npm-v। तो यहाँ देख सकते हैं इसका वर्जन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली इंस्टॉल है। एक बार और चेक कर लेंगे npx को भी। तो यहाँ लिखूँगा npx-v। तो यहाँ देख सकते हैं इसका भी वर्जन शो हो रहा, तो ये भी प्रॉपरली इंस्टॉल है। और एक बार मैं फिर से टाइप करूँगा Node-v। तो यहाँ देख सकते हैं इसका भी वर्जन शो हो रहा, तो ठीक है। इसके बाद हमें आना है C फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा cd डॉट डॉट। एक बार और। अब हम आ चुके हैं C ड्राइव के अंदर। अब मैंने इसके अंदर बनाया है रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर। तो मैं उस फोल्डर पर जंप करने के लिए यहाँ टाइप करूँगा cd रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं अगर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है C के अंदर, तो CD और फोल्डर का नेम लिखने पर हम उस फोल्डर के अंदर जंप कर जाएंगे। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कितने डायरेक्टरीज हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे dir। तो यहाँ देख सकते हैं इतने सारे डायरेक्टरीज बने हुए ऑलरेडी। अब इस रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा npm create with @latest। हम रिएक्ट प्रोजेक्ट में वीट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा इंटर। यहाँ कर देंगे y मतलब yes। प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा, तो हम यहाँ देंगे प्रोजेक्ट का नेम। तो हम ई-कॉमर्स नैप बार बनाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ई-कॉमर्स और इसके बाद एंटर। कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिएक्ट। और यहाँ हम कौन सा वेरिएंट यूज़ करेंगे, तो मैं कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ देख सकते हैं हमसे पूछ रहा है कौन सा लिंटर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये नई चीज़ है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि OXLint और ESLint क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ESLint। ये कोड लिखते टाइम गलतियाँ मतलब एरर्स और रॉन्ग कोडिंग स्टाइल को बताता है। और OXLint ये भी वही काम करता है, बस ESLint से बहुत फास्ट चेक करता है। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ESLint का। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट वाइड पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ESLint आता है और ट्यूटोरियल भी इसी पर बेस्ड होते हैं। जब एक्सपीरियंस हो जाए तब परफॉर्मेंस के लिए OXLint ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ESLint और यहाँ कर देता हूँ यस। यहाँ आप देख सकते हैं हमें लोकल होस्ट का लिंक मिल गया है, तो इसका मतलब हमारा रिएक्ट सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ की प्रेस करूँगा Ctrl+C या इसको कर दूँगा S। हम आ जाएंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। अब मैं करूँगा CD और हमने प्रोजेक्ट फाइल का नाम क्या रखा था, ई-कॉमर्स। तो हम करेंगे CD ई-कॉमर्स। हम आ जाएंगे ई-कॉमर्स फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा VS कोड एडिटर।
तो उसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ एक कमांड लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। तो यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसीज दिख रही हैं और ये वेलकम विंडो, इसको हम कर देंगे कट और कमांड फ्रॉम कर देंगे कट। अब हम इंस्टॉल करेंगे टेलविंड CSS, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम टेलविंड CSS का यूज करने वाले हैं। तो आ जाएंगे हम VS कोड के टर्मिनल पे। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए हम की प्रेस करेंगे कंट्रोल+ बैकटिक। बैकटिक जस्ट 1 से पहले होता है, ठीक है, 1 से पहले वाली बटन। यहाँ देख सकते हैं टर्मिनल ओपन है और हमें यहाँ प्रोजेक्ट का पाथ भी यहाँ शो हो रहा है। अभी हम ई-कॉमर्स के अंदर हैं, तो इसके अंदर मैं एक कमांड लिखूँगा npm install tailwind css @tailwind css/wheat इंटर। यहाँ देख सकते हैं एरर आ रहा, हमने यहाँ गलती किया है, यहाँ हमने टेलविंड की स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से लिखूँगा npm install tailwind css @tailwind css/wheat। तो यहाँ देख सकते हैं टेलविंड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ काम मैनुअल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम आ जाएंगे wheat.config.js फाइल के अंदर और यहाँ मैं लिखूँगा कॉमा टेलविंड CSS और यहाँ हम टेलविंड को इंपोर्ट भी करवा लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट टेलविंड CSS फ्रॉम टेलविंड CSS/white। अब इसके बाद हम आ जाएंगे index.css में। तो यहाँ src फोल्डर के अंदर हमको मिल जाएगा index.css और यहाँ सेलेक्ट ऑल करके कर दूंगा क्लियर। अब मैं यहाँ लिखूँगा @import डबल कोट में टेलविंड CSS, बस इतना करके छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे main.jsx के अंदर। तो यहाँ चेक करेंगे index.css इंपोर्ट है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी इंपोर्ट है, ओके। अब आ जाएंगे हम app.jss के अंदर, इसको कर दूंगा कट और इसको ऑल सेलेक्ट करके कर देंगे क्लियर। और यहाँ मैं यूज करूँगा, आ जाएंगे आप सबसे पहले हम एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ मैं टाइप करूँगा रिएक्ट। तो आप ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद app.jss के अंदर हम लिखेंगे RAFC इंटर। तो यहाँ देख सकते हैं हमें बॉयलर प्लेट कोड दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा टेलविंड वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ लिखूँगा H1 के अंदर दिस इज रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब हम सर्वर रन करेंगे, तो हम आ जाएंगे टर्मिनल के अंदर कंट्रोल+ बैकटिक का क्लिक करेंगे और यहाँ मैं लिखूँगा npm run dev और इसके बाद मैं की प्रेस करूँगा O+ एंटर। तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है दिस इज रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखूँगा मैं क्लास नेम टेक्स्ट रेड 500। तो यहाँ देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा टेलविंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हमने रिएक्ट का कंप्लीट सेटअप कर लिया है वीट के साथ विद टेलविंड CSS। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको नैप बार बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एकदम बिगिनर लेवल का नैप बार बनाएंगे, मतलब बिल्कुल डायनेमिक नहीं होगा, उसमें राउटिंग भी यूज नहीं करेंगे। हम इसलिए इस तरह कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद हम राउटिंग यूज करेंगे और उसके बाद में आपको उसी नैप बार को डायनेमिक करके दिखाऊंगा। तो इस नैप बार को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं H1 हटा देता हूँ। हम src के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाएंगे। तो मैं यहाँ src पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे napbar.jsx। तो सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ बिगिनर लेवल। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा RAFC, बॉयलर प्लेट कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा आ रहा है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो इसको मैं कर दूँगा रिएक्ट की जगह यूज स्टेट और यूज स्टेट के बाद हम यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं कॉमा करके कर देता हूँ यूज इफेक्ट। अब समझते हैं कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज स्टेट कंपोनेंट के अंदर डेटा मतलब स्टेट को स्टोर या अपडेट करने के लिए यूज होता है और यूज इफेक्ट कंपोनेंट में साइड इफेक्ट जैसे API कॉल, इवेंट लिसनर, टाइमर को हैंडल करने के लिए यूज होता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि यूज स्टेट यूज इफेक्ट क्या है तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक लोगो है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कट और आ जाएंगे हम अपने PC के अंदर विंडोज C और यहाँ हमने बनाया है रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर और इसके अंदर हमने ई-कॉमर्स नाम का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हमें मिल जाएगा src और एसेट्स और यहाँ हम अपना लोगो कर देंगे पेस्ट और इसका नेम मैं कर देता हूँ ओनली लोगो। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ शो हो रहा है। अब इस लोगो को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट और हम एक वेरिएबल देंगे लोगो नाम का। उसके बाद डबल क्योट के अंदर //
एसेट्स मिल जाएगा, फिर स्लैश करेंगे, हमें मिल जाएगा लोगो डॉट png। तो इस तरह से हम अपना लोगो इंपोर्ट कर लेंगे। अब इस डिव को मैं कर दूंगा रिमूव। अब इस नैपबार कंपोनेंट फंक्शन के अंदर हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज ओपन कॉमा सेट इज ओपन, और इसके बाद मैं कर दूंगा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू रखूंगा मैं फॉल्स। तो यहाँ इज ओपन हमारा स्टेट वेरिएबल है और सेट इज ओपन स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने का फंक्शन है, और यहाँ हमने रखा है यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू फॉल्स। तो अगर हम यहाँ कोई भी इनिशियल वैल्यू देते हैं तो ये इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होती है। तो अभी इज ओपन की इनिशियल वैल्यू फॉल्स, इससे क्या होगा, हमारा मेनू बंद रहेगा। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, शुरू में अपना मेनू बंद रखना चाहते हैं। बंद का क्या मतलब है कि हम शुरू में ही जो हमारा हमबर्गर मेनू होगा रिस्पॉन्सिव वाला मोबाइल वर्जन में, उसको हम स्टार्टिंग में बंद रखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ दिया फॉल्स। तो हमने यूज स्टेट का यूज कर लिया यहाँ पे। अब हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। हम यूज इफेक्ट का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम अपनी विंडो को रिसाइज करें, मान लीजिए अभी हम डेस्कटॉप मोड पे हैं और उसको रिसाइज करके हम मोबाइल वर्जन में आना चाहते हैं, तो ये काम करेगा हमारे यूज इफेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज इफेक्ट। हम एरो फंक्शन सिंटैक्स का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ फंक्शन बनाऊंगा हैंडल रिसाइज नाम का, एरो फंक्शन होगा। अब हम यहाँ कंडीशन देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ विंडो डॉट इनर विड्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 768, और यहाँ कर दूंगा सेट इज ओपन फॉल्स। तो यहाँ विंडो का मतलब होता है ब्राउजर का विंडो। तो यहाँ कंडीशन का मतलब ये है कि अगर विंडो की साइज 768 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ये डेस्कटॉप वर्जन माना जाएगा, अगर इससे कम हुई तो ये मोबाइल वर्जन माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अगर 768 से बड़ी विंडो है तो यहाँ सेट ओपन हमने कर दिया फॉल्स, ताकि मेनू बंद रहेगा। जब 768 से विंडो छोटा होगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। यहाँ कर देंगे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ लिखूंगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल रिसाइज नाम का, कॉमा, और यहाँ एक फंक्शन यूज़ करेंगे हैंडल रिसाइज, जो कि हमारे ये है। तो ये लाइन ब्राउजर की रिसाइज इवेंट को लिसन करता है। जब भी ब्राउजर विंडो का साइज बदलता है तो यहाँ हैंडल रिसाइज फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ विंडो का मतलब हुआ ब्राउजर की विंडो, और ऐड इवेंट लिसनर का मतलब हुआ किसी इवेंट को लिसन करना, और यहाँ रिसाइज विंडो का साइज चेंज होने का इवेंट है, और हैंडल रिसाइज इवेंट होने पर चलने वाला फंक्शन। अब हम रिटर्न का यूज करके क्लीनअप फंक्शन बनाएंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ लिखूंगा विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। अब रिमूव क्या करेंगे, रिसाइज एंड हैंडल रिसाइज। तो यहाँ हम रिसाइज इवेंट लिसनर को रिमूव कर रहे हैं, जो कि हमने पहले ऐड किया था ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू। अब इम्पोर्टेंट बात कि हम रिमूव क्यों कर रहे हैं। अगर कंपोनेंट स्क्रीन से रिमूव हो गया, इवेंट लिसनर को रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा, तो ये हैंडल रिसाइज फिर से चल जाएगा। इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्ट होगी, जिसको हम मेमोरी लीक भी कहते हैं। अगर कंपोनेंट दोबारा रेंडर हुआ तो एक इवेंट लिसनर ऐड हो जाएगा। एक ही इवेंट पर फंक्शन मल्टीपल टाइम चल सकता है, तो एक ही बार चले, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ यूज करेंगे डिपेंडेंसी एरे का। ये क्या करता है, यहाँ हम डिपेंडेंसी एरे इसलिए लगाते हैं ताकि यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार चले और हर रेंडर पर दोबारा एग्जीक्यूट ना हो। हम आ जाएंगे app.jss के अंदर। यहाँ हम कर लेंगे अपना नैपबार इंपोर्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट नैपबार फ्रॉम कंपोनेंट्स नैपबार। ठीक है, और मैं यहाँ डिव हटा दूंगा। ठीक है, और रखेंगे हम सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा डिव ऐड नहीं होगा, HTML क्लीन रहती है, मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा नैपबार। इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मतलब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रिएक्ट समझ जाता है कि ये कंपोनेंट यही ख़त्म हो रहा है। अब आ जाएंगे हम टर्मिनल पे, Ctrl+बैकटिक, यहाँ लिखेंगे npm run dev o+ एंटर। अब हम वापस से आ जाएंगे navbar.jss के अंदर, और यहाँ मैं रिटर्न के अंदर लिखूँगा हेडर टैग। इसके अंदर हम एक डिव टैग लेंगे। हेडर में हम कुछ टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्लास नेम। यहाँ हम क्लास को क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं कर दूँगा हेडर को स्टिकी, और टॉप से रखूँगा 0, और इसका BG कर दूँगा वाइट, और हम इसमें थोड़ा सा शैडो भी देंगे। तो कर दूँगा शैडो MD। इस डिव के अंदर भी हम क्लास ऐड करेंगे। लिखेंगे क्लास नेम
इसकी मैक्सिमम विड्थ रखूँगा मैं 7 एक्सेल और इसको हॉरिजेंटली सेंटर कर देंगे और लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे देंगे 5px का। एक क्लास और बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे H20 और इसको कर देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन और आइटम सेंटर। अब इसके अंदर हम एक तरफ लोगो रखेंगे और एक तरफ नैब लिंक्स। तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ लोगो, तो मैं यहाँ लिखूँगा इमेज टैग के अंदर। अब इस आरसी के अंदर हम लोगो का पाथ नहीं देंगे बल्कि वेरिएबल नेम लिखेंगे कुछ इस तरह से डायनेमिकली, क्योंकि हमने यहाँ लोगो नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमने पाथ दिया है तो ये पाथ इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो इसी वेरिएबल को अब हम यहाँ इस तरह से एक्सेस कर लेंगे। और आल्ट में भी मैं कर दूँगा लोगो और लोगो की विड्थ कर दूँगा मैं 40px। अब मैं यहाँ कमेंट करता हूँ डेस्कटॉप मेनू की जगह कर देता हूँ नैब लिंक्स। अब हम यहाँ नैब टैग के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्लास ऐड करेंगे और मोबाइल में मैं इसको हिडन रखूँगा, ठीक है। जो डेस्कटॉप वाला नैब लिंक्स होगा वो मोबाइल में हिडन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर दूँगा हिडन और MD का मतलब मीडियम स्क्रीन में क्या होगा फ्लेक्स और गैप देंगे हम 8 का। अब हम नैब लिंक्स क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ लिखूँगा एंकर टैग के अंदर ये होम पेज का लिंक होगा और यहाँ कर दूँगा होम। यहाँ कुछ क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 700 और होवर करने पर इसका कलर चेंज कर देंगे तो यहाँ कर दूँगा टेक्स्ट ब्लू 600। अब इसको कर लेंगे कॉपी और जस्ट इसके नीचे पेस्ट और मैं यहाँ कर दूँगा स्लैश अबाउट, ये अबाउट पेज के लिए हो जाएगा। और यहाँ कर देंगे अबाउट, इसको कर देंगे सर्विसेज, यहाँ भी सर्विसेज और इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट और इसका नेम भी कर देंगे कॉन्टैक्ट। यहाँ होगा फ्रॉम, यहाँ कमेंट थोड़ा गलत तरीके से हुआ तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल+/ कर दूँगा, ठीक है। और इसको भी अभी हमारा लोगो शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ डबल क्योट लगाया हुआ है। अब देख सकते हैं लोगो शो हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो हमने नैब लिंक्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ हिडन नाम की क्लास ऐड किया हुआ है और अभी ये स्क्रीन छोटी है मोबाइल वर्जन में, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। इसको हम कर देंगे अगर डेस्कटॉप पे तो यहाँ देख सकते हैं ये दिख रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा अबाउट पे तो देख सकते हैं हम अबाउट पेज पर आ चुके हैं। सर्विसेज कॉन्टैक्ट होम, मतलब ये वर्क कर रहा है। अब हम इस कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे एक बटन भी ऐड करेंगे तो हम आ जाएंगे जस्ट नैब टैग के नीचे और मैं यहाँ एक कमेंट कर देता हूँ बटन। यहाँ मैं बटन टैग का यूज करूँगा और इसका क्लास नेम रखेंगे हम। सबसे पहले मोबाइल वर्जन में इसको कर देंगे हिडन और डेस्कटॉप में कर देंगे ब्लॉक, मतलब डेस्कटॉप पे शो होगा। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं ब्लू, टेक्स्ट रखेंगे वाइट कलर का और लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे देंगे 6px की और टॉप और बॉटम से दे देंगे 2px का और इसका कॉर्नर कर देंगे राउंडेड फुल और बटन का नाम रखेंगे हम लॉगिन। तो यहाँ देख सकते हैं अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने हिडन क्लास ऐड किया है तो डेस्कटॉप पर शो हो रहा है। अभी इस पर कर्सर पॉइंटर भी करना है तो यहाँ मैं कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर और यहाँ कर देता हूँ होवर BG ब्लू 400 ज़्यादा कम हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ 500। अब ठीक है। अब हम बनाएंगे हैमबर्गर मेनू मोबाइल वर्जन के लिए तो मैं यहाँ कमेंट कर दूँगा हैमबर्गर मेनू। तो सबसे पहले हम हैमबर्गर बटन बना लेते हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा बटन, क्लास नेम हिडन, इसको कर देता हूँ MD हिडन, मतलब डेस्कटॉप पर हिडन रहेगा मोबाइल पर शो होगा। MD का मतलब होता है मीडियम स्क्रीन और इसका हम टेक्स्ट रखेंगे 3 एक्सेल। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे ऑन क्लिक पर। जब इस बटन पर क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एरो फंक्शन सिंटैक्स और यहाँ हम यूज करेंगे स्टेट फंक्शन नेम का। ये वेरिएबल है, ये फंक्शन नेम है तो मैं यहाँ कर दूँगा सेट इज ओपन और इसको मैं कर दूँगा जस्ट इसका उल्टा, नॉट इज ओपन, मतलब ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा। अब इसके बाद हम यहाँ देंगे बटन का नेम, तो बटन का नेम हम लिख कर नहीं देंगे, सिंबल होंगे ओनली और ये भी डायनेमिकली होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इज ओपन और यूज करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर का। अगर मेनू ओपन है तो हमें यहाँ शो कराना होगा क्रॉस बटन, मतलब क्रॉस सिंबल। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैमबर्गर मेनू एंड क्रॉस सिंबल इमोजी। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमें इमोजी मिल गया है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्रॉस, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे
और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा कोलन का, और फिर से डबल क्योट के अंदर मैं कर दूँगा हैमबर्गर, क्योंकि शुरू में हमने कर दिया इज ओपन। यहाँ देख सकते हैं, अगर ओपन है तो क्रॉस, अगर क्लोज है तो हैमबर्गर। यह देख सकते हैं वर्क कर रहा प्रॉपर। सिंबल की साइज़ सेम नहीं, इसलिए हैमबर्गर छोटा दिख रहा है और क्रॉस बड़ा। तो आप लोग इसको बाद में ठीक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें हमें नैव लिंक्स शो होने चाहिए। अभी तो ओनली जस्ट बटन चेंज हो रहा है, नैव लिंक्स नहीं शो हो रहा है, तो हम नैव लिंक्स शो कराएंगे। तो हम आ जाएंगे इस डिव से जस्ट बाहर, और मैं यहाँ कमेंट करूँगा मोबाइल मेनू। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखूँगा इज ओपन। यहाँ हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर का, इसको लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये चेक करता है कि इज ओपन ट्रू है या नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर इज ओपन ट्रू है तो JSX रेंडर होगा, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डिव, और कर देंगे क्लास नेम MD हिडन, मतलब डेस्कटॉप पर हिडन। इसका BG रखेंगे वाइट, और मैं बॉर्डर कर दूंगा T। अब यहाँ हम नैव लिंक्स क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगा एंकर टैग के अंदर स्लैश, और इसको कर दूंगा होम, और यहाँ हम क्लास नेम देंगे। सबसे पहले हम कर देंगे ब्लॉक PX6 PY4, होवर करने पर BG हो जाएगा ग्रे कलर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हम बर्गर पर क्लिक कर रहे हैं हमें होम लिंक शो हो रहा है। इसी तरह मैं बाकी लिंक्स भी क्रिएट कर लूँगा। इसको कर देता हूँ अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, और यहाँ कर देता हूँ कॉन्टैक्ट सर्विसेज अबाउट। अबाउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं URL चेंज हो रहा, अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट। हमने डेस्कटॉप पर एक बटन भी बनाया था, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जस्ट एंकर टैग के नीचे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ मैं कर दूंगा MD हिडन। यहाँ देख सकते हैं बटन दिख रहा है, इसका विड्थ मैं कर देता हूँ फुल, तो यहाँ लिखूँगा W फुल। अब देख सकते हैं ठीक से दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं बॉटम से चिपक कर आ रहा है, तो हम यहाँ मार्जिन दे देंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ MB4। अब ठीक है, तो ये हमारा नैवबार बनकर रेडी है। तो अभी तक ये था बिगिनर लेवल, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं मीडियम लेवल। मीडियम लेवल पर हम यूज़ करने वाले राउटिंग मेथड का। इससे क्या होगा, जब हम किसी दूसरे पेज पर जंप करेंगे तो हमारा ब्राउज़र विंडो लोड नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं जब हम जंप कर रहे हैं तो यहाँ ये रिलोड होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ रिलोड हो रहा है, ये थोड़ा जल्दी रिलोड हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ रिलोड होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब हम राउटिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो ये अभी देख सकते हैं यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो ये ब्लिंक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल पर, हम यहाँ की प्रेस करेंगे Ctrl+ बैकटिक का, और मैं यहाँ लिखूँगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करने से हमें प्रोजेक्ट में राउटिंग का फीचर मिल जाएगा। इसके बिना हम ब्राउज़र राउटर, रूट्स, राउट और नए लिंक्स यूज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम main.jsx फाइल के अंदर, तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर, और यहाँ स्ट्रिक्ट मोड को कर देंगे ब्राउज़र राउटर। यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड हटा देंगे। अब हमने ऐप कंपोनेंट को ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर दिया है। इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर राउट और नेवलिंग प्रॉपरली काम करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे पेजेज। अब इस साथी के अंदर हम एक फोल्डर कंपोनेंट्स बनाएंगे। मैं यहाँ लिखूँगा पेजेज, और इसके अंदर होगा सबसे पहले हम लिखेंगे home.jsx, इसके बाद ऐड करेंगे about.jsx, थर्ड होगा services.jsx, और लास्ट कर देंगे contact.jsx। तो ये हमने 4 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें बेसिक कोड लिख देता हूँ। तो होम पे लिखेंगे हम RAFC, और यहाँ मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 के अंदर, और इसमें मैं क्लास नेम दूंगा text 3XL, और यहाँ लिखूँगा दिस इज होम पेज, को कर लूँगा कॉपी। अब आ जाएंगे अबाउट पेज के अंदर, तो मैं यहाँ लिखूँगा RAFC, और डिव के अंदर मैं ये कोड कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ कर दूँगा अबाउट पेज। इसी तरह हम सर्विसेज के अंदर भी कर लेंगे, तो RAFC होम को कर देंगे सर्विसेज, और इसी तरह हम कॉन्टैक्ट के अंदर भी करेंगे, तो मैं लिखूँगा RAFC, और दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। अब आ जाएंगे हम app.js के अंदर।
इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट को कर देंगे रिमूव, और ऐप डॉट जेएसएस के अंदर हम सभी पेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट और इसका नेम रखेंगे हम होम, ये वेरिएबल होगा, और डबल क्वोट के अंदर हम देंगे पाथ पेजेज स्लैश होम। दूसरा भी कर लेंगे अबाउट, डबल क्वोट के अंदर डॉट स्लैश पेजेज स्लैश अबाउट। थर्ड होगा सर्विसेज डॉट स्लैश पेजेज स्लैश सर्विसेज। लास्ट होगा कॉन्टैक्ट डॉट स्लैश पेजेज स्लैश कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हम राउट एंड रूट्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट राउट्स कॉमा रूट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये यूआरएल को कंपोनेंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सभी पेजेस हमने इसलिए इंपोर्ट किया, यहाँ मैं फ्रॉम लगाना भूल गया हूँ, तो हम यहाँ सब में लिख देंगे फ्रॉम। हमने यहाँ सभी पेज कंपोनेंट इसलिए इंपोर्ट किया ताकि राउटर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से रेंडर कर सके। अब हम यहाँ नैप बार के जस्ट नीचे लिखेंगे राउट्स और इसके अंदर होगा रूट। हम यहाँ देंगे पाथ स्लैश और एलिमेंट में देंगे होम। ये होम मतलब ये हमारा वेरिएबल, ठीक है, और इसके अंदर ये पाथ है, और वेबसाइट के अंदर यूआरएल क्या बनेगा, हम इस पाथ के अंदर देंगे। और इसको मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ मैं कर दूँगा स्लैश अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, यहाँ भी कर देंगे अबाउट सर्विसेज और यहाँ कॉन्टैक्ट। तो पाथ हो गया हमारा यूआरएल, और ये एलिमेंट प्रॉप बताता है कि उस यूआरएल पर कौन सा कंपोनेंट स्क्रीन पर दिखाना है। अब आ जाएंगे हम nav.jsx के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर दूंगा इंपोर्ट navlink फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। हमने navlink इंपोर्ट किया क्योंकि ये रिएक्ट राउटर का स्पेशल लिंक कंपोनेंट है। ये बिना पेज रिलोड किए एक रूट से दूसरे रूट पर ले जाता है। अब हम इन लिंक्स को चेंज करेंगे। तो अभी हमने कुछ एंकर टैग के अंदर इस तरह से लिखा है, तो इसको हम कर देंगे। सबसे पहले मैं होम को करता हूँ। अब एंकर टैग की जगह हम लिखेंगे navlink, और यहाँ लिखेंगे टू का मतलब है राउट पाथ इक्वल्स टू, और डबल क्वोट के अंदर हम लिखेंगे स्लैश, और इसके बाद हम यहाँ कर देंगे होम। इसी तरह से हम सबको कर लेंगे। अब हम आउटपुट देखेंगे। तो मैं यहाँ अबाउट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं यूआरएल रिलोड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा पेज भी रेंडर नहीं हो रहा है। तो आ जाएंगे ऐप.js के अंदर। यहाँ देख सकते हैं हमने डायरेक्ट होम इस तरह से लिख दिया है। हमें इसको लिखना होगा एंगल ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। अब देख सकते हैं पेज रेंडर हो रहा है। अबाउट पर क्लिक करेंगे, दिस इज अबाउट पेज। सर्विसेज पर दिस इज सर्विसेज पेज, एंड कॉन्टैक्ट पर दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। अब ये सेम काम हम कर लेंगे मोबाइल मेनू के लिए भी। यहाँ मैं कर दूंगा navlink href की जगह 2, और यहाँ भी navlink 2 अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट। सभी लिंक सही से काम कर रहे हैं। तो हमने अभी ये देखा मीडियम लेवल का। अब हम बनाएंगे एडवांस लेवल फुली डायनेमिक। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं राउटिंग मेथड सही से वर्क कर रहा है, विंडो बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, लेकिन विंडो बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा है। तो ये था मीडियम लेवल, इसमें हमने यूज़ किया केवल राउटिंग मेथड। अब हम देखेंगे एडवांस लेवल मतलब फुली डायनेमिक, जिसमें हम एरे बनाएंगे, मैन्युअली लिंक नहीं क्रिएट करेंगे। हम एरे की हेल्प से लिंक क्रिएट करेंगे और उसमें लूप चलाकर उसको एक एक लिंक को एक्सेस करेंगे। तो आ जाएंगे हम अपने कोड एडिटर पे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ फुली डायनेमिक। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए नैप बार बनाएंगे तो वो फुली डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है, ना कि मैनुअली। तो सबसे पहले मैं एरे में लिंक स्टोर कर लेता हूँ। तो हम आ जाएंगे इस स्टेट के जस्ट नीचे। मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट, और एरे का नाम देंगे नैव आइटम इक्वल्स टू, और एरे को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम की और वैल्यू देते हैं। तो की होगा हमारा लिंक नेम और वैल्यू होगा उसका पाथ। तो हम इस तरह से लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम कोलन, नेम होगा हमारा होम कॉमा, और यहाँ देंगे पाथ डबल क्वोट के अंदर स्लैश। होम हो गया नेम और इसका पाथ हो गया स्लैश, ठीक है। और दूसरा देंगे नेम अबाउट कॉमा पाथ, और इसको कर देंगे स्लैश अबाउट, मतलब इसका यूआरएल बनेगा स्लैश अबाउट। यहाँ हम देंगे नेम, और इस बार हम लिखेंगे सर्विसेज के लिए,
और यहाँ कर देंगे /सर्विसेस। एक और बना लेंगे कॉन्टैक्ट के लिए, तो यहाँ लिखूंगा नेम कॉन्टैक्ट पाथ /कॉन्टैक्ट। तो आ जाएंगे हम नैव टैग के अंदर। यहाँ देख सकते हैं हमने मैन्युअली लिंक क्रिएट किया है, तो इन सबको हम कर देंगे रिमूव। अब इस नैव टैग के अंदर हम लूप चलाएंगे, तो हम लूप चलाएंगे एरे में। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा एरे का नेम क्या है, नैव आइटम्स। तो यहाँ लिखूंगा मैं नैव आइटम्स, और इसके यहाँ लिखूंगा डॉट मैप, और इसके अंदर मैं पास करूंगा आइटम। यहाँ हम यूज करेंगे एरो फंक्शन सिंटैक्स का, और हम रिटर्न क्या कराएंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा नैव लिंक, और इसमें हम देंगे यूनिक वैल्यू जो कि होती है की के अंदर, और इसमें हम की में लिखेंगे यूनिक वैल्यू जो कि है आइटम डॉट पाथ, मतलब सभी आइटम्स का पाथ होता है यूनिक। और इसके बाद मैं कर दूंगा टू इक्वल टू आइटम डॉट पाथ, और यहाँ नैव लिंक का नेम कर देंगे आइटम डॉट नेम। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ अच्छे से कि हमने किया क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैप क्या होता है। मैप जावास्क्रिप्ट का एक एरे मेथड है। इसका काम होता है एरे के हर आइटम पर एक एक बार जाना और उसके बदले कुछ नया रिटर्न करना। सिंपल लैंग्वेज में एरे के अंदर जितने आइटम्स हैं मैप उन सब के पास एक एक करके जाता है। यहाँ मैं आपको कमेंट करके समझा देता हूँ। एक एग्जांपल समझते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल टू एरे में हम कर देंगे 10, 20, 30, और अगर अब मैं लिखूँ नंबर्स डॉट मैप, और यहाँ कर देता हूँ नम एरो फंक्शन सिंटैक्स, और यहाँ कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर नम, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 10, 20, 30। तो यहाँ मैप ने क्या किया, तो सबसे पहले हुआ नम इक्वल टू 10, नम इक्वल टू 20, फिर नम इक्वल टू 30। मतलब मैप हर आइटम को एक एक बार उठाता है। अब अगर मैं करूँ यहाँ कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर डॉट मैप, और यहाँ रिटर्न कर दूँ, इसको लिख देता हूँ जस्ट बाहर, और यहाँ कर देता हूँ रिटर्न नम एस्ट्रिक 2, और यहाँ कर देता हूँ रिजल्ट। तो अब सभी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 60। तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा एक न्यू एरे के अंदर 10, 20, 30। अब सोचो रिएक्ट में मैप क्यों यूज होता है। तो रिएक्ट में हमें बार बार सेम एस्टिमेट लिखना पसंद नहीं है। मान लो 5 लिंक्स बनानी है, अगर हम मैनुअली लिखेंगे तो हर बार हमें एंकर टैग के अंदर 5 टाइम होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग वगैरह वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बोरिंग होता है, तो इसलिए हम डेटा को एरे में रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है नैव आइटम इक्वल टू नेम होम, नेम अबाउट, नेम सर्विसेज एंड नेम कॉन्टैक्ट। अब रिएक्ट खुद सारे लिंक्स बना देगा। फिर जब हम यहाँ मैप का यूज करेंगे इस तरह से, तो पहली बार हमें क्या मिलेगा आइटम इक्वल टू नेम होम पाथ स्लैश, सेकेंड टाइम आइटम इक्वल टू नेम अबाउट पाथ स्लैश अबाउट, तीसरी बार सर्विसेज स्लैश सर्विसेज, और चौथी बार हमें मिल जाएगा कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट। यहाँ आइटम नेम रिएक्ट ने नहीं दिया, हमने खुद से लिखा है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ABC, आलू, टमाटर, कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन हम नेम वही देंगे जो रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आइटम। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमने नैव लिंक टैग क्यों यूज किया। तो मैप सिर्फ लूप लगाता है, लेकिन लूप के अंदर क्या बनाता है रिएक्ट को बताना पड़ेगा। हम कह देते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नैव लिंक बना दो, इसलिए नैव लिंक मैप के अंदर है। अगर बाहर होता तो सिर्फ एक लिंक बनाता, और मैप के अंदर है इसलिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट 3 अलग नैव लिंक बनेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है की इक्वल टू आइटम डॉट पाथ हमने क्यों लिखा है। तो रिएक्ट जब UI बनाता है तो उसको हर एलिमेंट की आइडेंटिटी चाहिए होती है। जैसे कि हम स्कूल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर देते हैं और बोलते हैं कि 1 नंबर का स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो वो स्टूडेंट हमें मिल जाता है। अगर रोल नंबर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। रिएक्ट भी वही करता है, हर एलिमेंट का ID यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ रिएक्ट देख रहा है पाथ सबका यूनिक है, तो रिएक्ट बोलता है होम की आइडेंटिटी स्लैश, अबाउट की आइडेंटिटी स्लैश अबाउट, और कॉन्टैक्ट की आइडेंटिटी स्लैश कॉन्टैक्ट। अब फ्यूचर में अगर कोई आइटम डिलीट हो या ऐड हो तो रिएक्ट तुरंत समझ जाएगा कि किस आइटम को अपडेट करना है, इसलिए की जरूरी होता है। इसके बाद हमने लिखा टू इक्वल टू आइटम डॉट पाथ। तो ये रिएक्ट राउटर का प्रॉप है। तो रिएक्ट में प्रॉप का मतलब होता है प्रॉपर्टीज।
एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा भेजने का तरीका होता है। तो अभी आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हैं कि क्लिक करने पर किस पेज पर जाना है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा नेम होम पाथ स्लैश, तो बन जाएगा 2 = तो हमें होम मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया अबाउट पर, तो हमें इसका पाथ मिल जाएगा /about। मतलब हर ऑब्जेक्ट अपना अलग URL दे रहा है। इसके बाद हमने लिखा item.name, तो यहाँ देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा नेम होम पाथ स्लैश, नेम अबाउट पाथ अबाउट, मतलब सबका नेम अलग अलग है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा item.name, तो ये बन जाएगा होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट। तो इसलिए हर लाइन का नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो मैप हो गया हमारा। एरे के हर ऑब्जेक्ट पर एक एक बार लूप लगाता है और आइटम करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये नेम हम खुद रखते हैं। और नेव लिंक हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नेविगेशन लिंक बनाता है। और की =item.path रिएक्ट को हर एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी देता है ताकि अपडेट इफिशियंट हो। और 2 = item.path ये बताता है कि क्लिक करने पर किस राउट पर जाना है। और item.name ऑब्जेक्ट की नेम की वैल्यू को स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे मोबाइल वर्जन में। तो मैं यहाँ सारे नेव लिंक हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। एक बार मैं आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो हम आ जाएंगे टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ की प्रेस करूँगा Ctrl+backtick, Ctrl+C, npm run dev O+enter। अबाउट पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं फुली वर्क कर रहा है। मोबाइल पर देख लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये एक लाइन पे आ रहा है, इन लाइन। इसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, बाकी वर्क कर रहा है सही से। तो चलिए इसको अच्छे से स्टाइल कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक्टिव लिंक दिखे और इसके जस्ट नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन भी क्रिएट हो, होवर करने पर भी और एक्टिव होने पर वो लाइन फुल हमें शो होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये पेज एक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो जस्ट item.path के नीचे हम यहाँ लिखेंगे क्लास नेम। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इज एक्टिव। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बैकटिक का, इस तरह से इसके अंदर हम क्लास नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ रिलेटिव, फॉन्ट साइज मीडियम, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300 और कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे डॉलर सिंबल का और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे इज एक्टिव। अगर पेज एक्टिव है हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का, तो हम कर देंगे टेक्स्ट ब्लू 600। अगर पेज एक्टिव नहीं है तो हम कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 700 ओवर टेक्स्ट ब्लू 600। अब हम नीचे हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा आफ्टर एब्सोल्यूट, आफ्टर लेफ्ट से 0, आफ्टर यहाँ कर दूंगा माइनस बॉटम 1, आफ्टर H2PX, इसके बाद आफ्टर BG ब्लू 600, इसके बाद आफ्टर ट्रांजिशन ऑल, इसके बाद आफ्टर ड्यूरेशन 300। इसके बाद मैं फिर से यूज़ करूँगा डॉलर सिंबल का और यहाँ कर दूंगा इज एक्टिव टर्नरी ऑपरेटर और इसके अंदर लिखूँगा आफ्टर W फुल कोलन आफ्टर W0 और यहाँ कर दूंगा होवर आफ्टर W फुल, मतलब होवर करने पर फुल लाइन हमें शो होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा इज एक्टिव। तो आप लोग सोच रहे हैं ये अचानक से कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इज एक्टिव हमने बनाया है रिएक्ट ने, तो यहाँ इज एक्टिव हमने नहीं बनाया, ये रिएक्ट ने दिया हमको। तो इज एक्टिव हमें नेव लिंक खुद देता है। जब भी हम नेव लिंक टैग यूज़ करते हैं तो रिएक्ट राउटर ऑटोमेटिकली चेक करता है, यहाँ हमने दिया पाथ 2 के अंदर, तो इसके थ्रू चेक करेगा कि करंट URL उसके बराबर है या नहीं। अगर है तो इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू, अगर नहीं तो इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स। अब मान लो ब्राउजर में URL है 2 इक्वल टू /about, तो रिएक्ट चेक करेगा लोकल होस्ट में यहाँ पे /about, ये हो गया करंट URL और नेव लिंक का पाथ हो गया /about। दोनों अगर सेम होंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगी ट्रू, तो इज एक्टिव हो जाएगा ट्रू। तो इसलिए हमने ये वाला कोड लिखा है, ठीक है। अगर पेज एक्टिव है तो ब्लू, नहीं है तो ग्रे। तो अब हम आउटपुट देखेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन करके लिखूंगा npm run dev O+enter। तो यहाँ देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन नीचे होना चाहिए,
अभी ये ऊपर दिख रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं हमने स्पेस दिया है, तो रिएक्ट इसे दो अलग अलग क्लास समझेगा, तो इसका स्पेस हमें हटाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल नीचे हो गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अभी ये फुल शो हो रहा है, ये स्टार्टिंग में फुल शो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं हमने होवर के बाद स्पेस दिया है, अब देख सकते हैं सही से काम कर रहा है। तो होम पे आएंगे तो देख सकते हैं होम पे फुल हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रहा है और एक्टिव भी है, और होवर करने पर भी ठीक से काम कर रहा है। अब हम ठीक करेंगे मोबाइल मेनू को, तो आ जाएंगे हम अपने हमबर्गर मेनू पर। तो हम टू = item.path के जस्ट नीचे लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ यूज करेंगे हम एरो फंक्शन का। यहाँ कर देंगे सेट इज ओपन फॉल्स। इससे क्या होगा कि अगर मोबाइल वर्जन पर कोई भी किसी लिंक पर क्लिक करता है तो मेनू खुला रहेगा, लिंक क्लिक करते ही मेनू क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ दिया है ऑन क्लिक पर सेट इज ओपन फॉल्स। सेट इज ओपन हमने कहाँ से लिया, यहाँ देख सकते हैं ये है स्टेट फंक्शन। अब इसके नीचे हम क्लास लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा क्लास नेम एरो फंक्शन, और इसके अंदर कर दूंगा इज एक्टिव, अगर मेनू एक्टिव है। अब हम यूज करेंगे बैकटिक, इसके अंदर लिखेंगे क्लासेस, तो अगर मेनू एक्टिव तो ब्लॉक px6 py4 ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300 और कर्सर पॉइंटर, और यहाँ हम कर देंगे डॉलर इज एक्टिव। अगर मेनू एक्टिव है तो इसका कलर हम कर देंगे BG ब्लू 50, और टेक्स्ट कलर कर देंगे टेस्ट ब्लू 600। अगर एक्टिव नहीं है तो इसका कलर कर देंगे टेस्ट ग्रे 700, और होवर करने पर BG ग्रे 100, और होवर करने पर टेक्स्ट को कर देंगे 600। अब आउटपुट देखेंगे तो यहाँ सब कुछ सही है। अब मोबाइल मेनू भी हमें सही से दिख रहा है, ये देख सकते हैं होवर करने पर बैकग्राउंड ग्रे है। हम यहाँ बटन पर कर देंगे मार्जिन बॉटम 4, तो इससे थोड़ा स्पेस दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं अभी बटन चिपक के आ रहा था बॉटम से। और एक चीज़ हम यहाँ कर देंगे कर्सर पॉइंटर, तो ये हमारा मेनू बनकर रेडी है। देख सकते हैं विंडो बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा है, और क्लिक करने पर मेनू भी क्लोज हो रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आप सिर्फ एक नैप बार बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी समझ लिया कि रिएक्ट में पहले नॉर्मल नैप बार कैसे बनाते हैं, उसको मीडियम लेवल में कैसे इंप्रूव किया जाता है, और फाइनली उसी कोड को डायनेमिक नैप बार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आपको क्लियर आइडिया हो गया कि डायनेमिक नैप बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी के लिए भी कितना यूजफुल होता है। अगर कल को आपको 5 की जगह 20 नेविगेशन लिंक्स ऐड करने हो या नए पेजेस क्रिएट करने हो, तो आप बिना बार बार HTML लिखे सिर्फ डेटा अपडेट करके ये काम कर सकते हो। यही अप्रोच रियल वर्ल्ड रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज होती है। मेरी एडवाइस ये है कि प्रोजेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार खुद दोबारा बनाओ, पहले वीडियो देखकर, फिर वीडियो पॉज करके, और लास्ट में बिना वीडियो देखे। जब आप बिना हेल्प के बना लोगे तो समझना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली सीरीज आने वाली है, जहां आपको हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।